स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। द हिंदू न्यूज़पेपर का जो दिल्ली एडिशन है उसको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट न्यूज है बिहार इलेक्शन के रिगार्डिंग में। बिहार के वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शंस हैं वो कंडक्ट हुए हैं, जिसमें फर्स्ट पेज का जो वोटिंग है उसको कैरी आउट किया गया। फर्स्ट पेज के वोटिंग के अंदर में जो वोटर्स का टर्नआउट है वो रिकॉर्ड नंबर्स के ऊपर में वहाँ पे ऑब्जर्व हुआ है। स्टूडेंट्स ये वोटर्स का जो टर्नआउट का नंबर है वो आपको याद रखना है। तो आप देखिए कि अगर आप बिहार से बिलोंग नहीं करते हो तो आपके लिए तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो बिहार से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको ओवरऑल लेजिस्लेटिव असेंबली का जो वोटर्स टर्नआउट है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो वो भी पता होना चाहिए आपको पर्सनैलिटी टेस्ट के रिगार्डिंग में। यहाँ पे जो डाटा दिया गया है वो दिया गया है फर्स्ट पेज के परस्पेक्टिव। हर रिकॉर्ड नंबर्स के अंदर में ऑब्जर्व हुआ है 1951 से। आप देखिए कि जब से हमारे यहाँ पे इलेक्शंस हैं वो कंडक्ट हुआ करते हैं, उसके बाद में फर्स्ट टाइम इतने हायर नंबर्स पे वहाँ पे ऑब्जर्वेशन हुआ। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें वोटिंग प्रोसेस के बारे में, तो आप देखिए कि अगर आपको इस इलेक्शन के अंदर में या किसी भी इलेक्शन में जब आप अपना वोट को कास्ट करते हो तो किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के एक बूथ के ऊपर आपका जो वोट है वो रजिस्टर हुआ करता है। उस बूथ का एक ऑफिसर हुआ करता है जिसको कि हम बीएलओ के नाम से जानते हैं, बूथ लेवल ऑफिसर। कि उस बूथ के ऊपर में जो वोटर्स हैं उनका नेम को रजिस्टर करना या नेम को रिमूव करना का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बीएलओ का हुआ करता है। बट स्टूडेंट्स वोटिंग की प्रोसेस के दौरान में इलेक्शन कमीशन का जो अपना स्टाफ है, अपना जो टीम है उसको सेंड किया जाता है। या इलेक्शन कमीशन के पास में अपना खुद का जो स्टाफ्स हैं वो हुआ करते हैं। अब देखिए कि खुद का नहीं होता है। जहाँ पे भी इलेक्शन कंडक्ट होते हैं या ऑल इंडिया सर्विस के जो ऑफिसर्स हैं उनको इलेक्शन कमीशन है वो डेपुटेशन के ऊपर हायर करता है उस समय के लिए इलेक्शन को कंडक्ट कराने के रिगार्डिंग। अब ये जो पॉइंट है कि यहाँ पे गवर्नमेंट स्टाफ को इस तरीके से डेपुटेशन पे लाया जाता है कुछ समय के लिए, ये भी आप देखिए कि आप नेगेटिव वे के अंदर भी इसको कोट कर सकते हो। काफ़ी बार जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनके टीचर्स को यहाँ पे यूज किया जाता है। और हमारे कंट्री के अंदर में आपको मिलेगा कि जो इलेक्शंस का है वो कंटिन्यूस साइकिल हुआ करता है। कभी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन, कभी आप देखिए कि जनरल इलेक्शन लोकसभा के रिगार्डिंग, और कभी उस स्टेट से रिलेटेड जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके इलेक्शंस वहाँ पे कंडक्ट होते हैं। तो ओवरऑल जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स जब जाया करते हैं इस प्रोसेस को कंप्लीट कराने के रिगार्डिंग, तो उस दौरान में एजुकेशन प्रोसेस है उसको इम्पैक्ट होना। तो ऐसे ही जो स्टाफ यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के द्वारा रखा जाता है इलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग, वो एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर को अपॉइंट करते हैं बूथ लेवल के ऊपर में, जो इलेक्शन प्रोसेस को कंडक्ट है वो कराता है। एक आपको जानकारी होना चाहिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करता है सभी पॉलिटिकल पार्टीज को। जैसे ही इलेक्शन का जो कंप्लीटली जो स्ट्रक्चर एग्जिस्टेंस में आएगा, जो शेड्यूल रहेगा उसको अनाउंस किया जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो उसी तरीके से आपको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो एग्जिस्टेंस में मिलेगा। फिर आप देखिए कि बाद में जब इलेक्शन कंप्लीट होता है, जो यहाँ पे किस पार्टी को कितना सीट मिला, कौन कैंडिडेट किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से विनर के रूप से ऑब्जर्व हुआ है, उसके बाद में इलेक्शन कमीशन नोटिफाई करता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अब एग्जिस्टेंस में नहीं है। यहाँ पे लिमिटेशन होता है पर्सन्स के ऊपर में भी कि इतना अमाउंट ऑफ कैश है वो यहाँ पे कैरी आउट कर सकते हैं। गोल्ड है, ज्वेलरी है, उसको भी एक लिमिटेशन ही लगा दिया जाता है, इतना ही आप यहाँ पे कैरी है वो कर सकते। क्यों लगाया जाता है यहाँ पे कि कोई कैंडिडेट है वो कैश को ना यूज करे डायरेक्टली यहाँ पे वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने के रिगार्डिंग में, क्योंकि डायरेक्टली कैश के थ्रू आप जो पैसा दे के जो वोट है वो नहीं खरीद सकते। नेक्स्ट आप देखिए कि जब आप वोट देने के लिए जाते हो तो एक ऑप्शन आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल हुआ करता है जिसको कि हम नोटा के नाम से जानते हैं। नोटा क्या है? नन ऑफ द अबाउ। जो भी कैंडिडेट उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से कंटेस्ट कर रहे हैं उनके नेम्स वहाँ पे रहेंगे, उनका सिंबल वहाँ पे रहेगा, और सबसे लास्ट के ऊपर में आपको नोटा का जो यहाँ पे बटन है वो मिलेगा। अब नोटा क्या है? पीयूसीएल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस आपको याद रखना है, पीयूसीएल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। कब का ये केस है? 2013 का। जब सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेन के बाद में ये प्रोसेस है वो एग्जिस्टेंस में आता है कि कोई भी यहाँ पे अगर आपको कैंडिडेट पसंद नहीं है तो आप नोटा को यूज है वो कर सकते। बट क्या स्टूडेंट्स, नोटा यहाँ पे हाईएस्ट वोट्स को सिक्योर करता है? क्योंकि हमारे यहाँ पे
फर्स्ट पास द पोस्ट का कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट पास द पोस्ट क्या है कि ऐसा पर्सन जो हाईएस्ट वोट लेता है, सपोज कीजिए कि कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर में 1 लाख वोटर हैं, वो रजिस्टर हैं, वोटिंग किया यहाँ पे 20,000 ने, और किसी पर्सन को यहाँ पे 2,000 मिलते हैं, मैक्सिमम कैंडिडेट्स को 2 या 3 मिलते हैं, और किसी पर्सन को 4,000 के आसपास वोट्स मिले, हाईएस्ट वोट हैं इसके, तो इसको विनर के रूप से डिक्लेयर है वो कर दिया जाए। हमारे यहाँ पे एब्सोल्यूट मेजोरिटी है कि जो 50% मेजोरिटी मिनिमम होना चाहिए टोटल वोटर्स का, वो कॉन्सेप्ट है, वो नहीं है, फर्स्ट पास द पोस्ट का कॉन्सेप्ट है। तो क्या नोटा अगर हाईएस्ट वोट लेके यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आता है, तो क्या नोटा को विनर के रूप से इमर्ज है वो किया जाएगा? तो नोटा विनर नहीं रहेगा, यहाँ पे कैंडिडेट ही रहेगा, चाहे उसके पास में 2 वोट ही रहें या 4 वोट ही रहें, जो हाईएस्ट वोट जिसके पास में है। तो फिर नोटा का क्या यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस यही है कि जो इलेक्शन प्रोसेस है उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज हो। पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी यहाँ पे एक लेसन है कि अगर किसी सीट के ऊपर में नोटा के मोर वोट्स आया करते हैं, मीन्स के उनके कैंडिडेट को लोगों के द्वारा पसंद है वो नहीं किया गया। इंट्रोड्यूस इसी वजह से किया गया था कि लोग पार्टिसिपेशन है उसको यहाँ पे बूस्ट करें, पार्टिसिपेशन को कैरी आउट करें। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, एक पेटिशन है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में फाइल हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन फाइल हुआ था यहाँ पे, जो अनअपोज वे के अंदर में जो कैंडिडेट्स जो यहाँ पे विनर के रूप से इमर्ज होते हैं, कि सपोज कीजिए कि आप किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से कंटेस्ट करते हो और उस दौरान में आप ही वहाँ पे ओनली कैंडिडेट हो, किसी अदर पर्सन के द्वारा जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं उनको नहीं फाइल किया गया, तो स्टूडेंट्स उस सिचुएशन के अंदर में आपको ही विनर के रूप से ऑब्जर्व है वो कर दिया जाएगा। पेटिशन के अंदर में क्वेश्चन ये रेज किया गया कि यहाँ पे जो लोकल जो वोटर्स हैं उनको राइट होना चाहिए कि जैसे नोटा के अंदर में उनको वोटिंग राइट है, तो नोटा ऑप्शन के थ्रू जो वोटिंग है उसको कंडक्ट है वो किया जाए। तो हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनका रिस्पॉन्स है कि आपका जो राइट टू वोट है और आपका जो फ्रीडम ऑफ वोटिंग है, ये बोथ जो कॉन्सेप्ट है वो डिफरेंट है। तो फर्स्ट स्टूडेंट्स हम राइट टू वोट के बारे में रीड करेंगे यहाँ पे। अब देखिए कि जो राइट टू वोट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 326 है, वो हर एक पर्सन को यहाँ पे राइट देता है वोटिंग के रिगार्डिंग में। कुछ यहाँ पे लिमिटेशंस भी हैं, सपोज कीजिए कि जब वोटिंग कंडक्ट होना है, कोई पर्सन प्रिजन के अंदर में है और वो उस समय उसके द्वारा पिटीशन फाइल किया जाए कि उनको भी राइट टू वोट है, तो उनको बाहर रिलीज है वो किया जाए। तो स्टूडेंट जब प्रिजन के अंदर में है, कुछ लिमिटेशंस हैं, तो उसको ये जो राइट टू वोट का जो बेसिक राइट है वो अवेलेबल है वो नहीं रहेगा। अब स्टेटस क्या है राइट टू वोट का, क्यों आपके लिए इम्पोर्टेंट है इसको पता करना? 2017 का जो प्रीलिम्स का पेपर कंडक्ट हुआ था उसमें ये क्वेश्चन है वो पूछ लिया गया। कहाँ पे आप इन पॉइंट्स को यूज कर सकते हो? पॉलिटी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट है, मेंस के अंदर में जो जीएस पेपर सेकंड है उसके पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है। तो समय समय पे इसका जो लीगल स्टेटस आपका जो राइट टू वोट उसके रिगार्डिंग में डिबेट्स हुए हैं, अलग अलग केस के अंदर में सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आया है। जैसे 1952 के समय सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि ये स्टेचुटरी राइट है, उसके ऊपर भी कुछ लिमिटेशंस को इम्पोज करने के बारे में, सब्जेक्ट टू लिमिटेशन है वो इसके ऊपर इम्पोज है वो हो सकता है। फिर कभी इसको ना तो कॉमन लॉ माना गया, ना कभी इसको फंडामेंटल राइट माना गया। पीयूसीएल का एक केस है, पीयूसीएल बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे एडीआर है, पीयूसीएल है, जो प्रोसेस हैं इलेक्शन प्रोसेस या हमारे जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस हैं उनके रिफॉर्म के रिगार्डिंग में पेटिशंस को फाइल करते हैं। पीयूसीएल के केस में माना गया कि ना तो ये फंडामेंटल राइट है और सर्टेनली ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के रूप से भी एग्जिस्ट है वो करता है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, कुलदीप नैयर केस है कि ये काफ़ी सीनियर हमारे एक जर्नलिस्ट थे जिन्होंने 2006 में एक पिटीशन को फाइल किया था, जिनका आप देखिए कि जो राइट टू वोट है एक स्टेचुटरी राइट है वो बताया गया। यहाँ पे राजबाला केस में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बता दिया गया था और इसी वजह से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था 2017 के समय में, उस समय ये न्यूज में था। और अभी रिसेंट में जो अनूप बरनवाल केस है, अनूप बरनवाल केस वही है जिसके थ्रू हमारे इलेक्शन कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट है उसमें भी जो कौन पर्सन है जो इलेक्शन कमिश्नर को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, जो कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, तो इसी केस के थ्रू आप देखिए कि गवर्नमेंट अपना एक्ट लेके आती है। तो अनूप बरनवाल केस के अंदर में मेजोरिटी वे में जो ओपिनियन है वो दिया गया कोर्ट के द्वारा कि जो कुलदीप नैयर केस के अंदर में जो स्टैट्यूटरी राइट है जो अवेलेबल है राइट टू वोट के रिगार्डिंग में,
वही इसका जो प्रेजेंट स्टेटस है वो एग्जिस्ट किया करता है। अब अगर हम बात करें, तो हमने राइट टू वोट के बारे में देखा, अब राइट टू वोटिंग के बारे में अगर हम रीड करें, अब देखिए कि जो हमारे इलेक्शन प्रोसेस के अंदर में अभी हमने रीड किया, फर्स्ट पास द पोस्ट का कॉन्सेप्ट है, कहाँ से ये हमने लिया है, ये हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। हमने भी ये जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से ये ऑब्जर्व किया है। फर्स्ट पास द पोस्ट जो है वो इलेक्शंस में एग्जिस्ट करता है, सिंपल मेजोरिटी का आपको रिक्वायरमेंट होना चाहिए। आपका जो फ्रीडम ऑफ वोटिंग है वो आपका फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट किस आर्टिकल के थ्रू है? आर्टिकल 19 1A के थ्रू आपको ये राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के थ्रू। तो क्या आपको ये फंडामेंटल राइट है राइट टू वोटिंग के रिगार्डिंग में, तो क्या ज़रूरत है कि आपको यहाँ पे कोई टू कैंडिडेट्स नहीं हैं, ओनली वन कैंडिडेट है, तो उस दौरान में भी इलेक्शन है वो वहाँ पे कंडक्ट हों नोटा के एक अदर ऑप्शन के साथ में? तो इलेक्शन आप देखिए कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है वो, उसका एक सेक्शन है 53(1), वो बताता है कि अगर ओनली जो नंबर ऑफ सीट है वो एक है, उस कॉन्स्टिट्यूशन का सीट है जो एक है, और कैंडिडेट भी एक ही है, अगर मोर कैंडिडेट नहीं है सीट से ज़्यादा, तो वहाँ पे जो इलेक्शंस हैं वो नहीं कंडक्ट होंगे। अगर मोर कैंडिडेट हैं तो ही इलेक्शन प्रोसेस को कैरी आउट है वो किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमने राइट टू वोट एंड वोटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, फ्रीडम ऑफ वोटिंग, उसके बारे में रीड किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑटम सेशन के बारे में, है मुगल गार्डन जो कि कश्मीर के वहाँ पे सिचुएटेड है। अब आपको यूपीएससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड ये पता होना चाहिए कि जो मुगल गार्डन है कश्मीर के अंदर में, ये बेसिकली कंस्ट्रक्ट किसके द्वारा किया गया था? तो जहांगीर के द्वारा इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था। कब किया गया था? 1619 के समय में जहांगीर के द्वारा इसको कंस्ट्रक्ट किया गया। तो इसका नाम है वो क्या हुआ करता था? शालीमार बाग इसका नाम हुआ करता था। क्या हुआ करता था स्टूडेंट्स? शालीमार बाग। नेक्स्ट अगर हम बात करें, काफ़ी सारे जो बाग हैं वो बनाए गए थे जहांगीर के द्वारा। तो जहांगीर का आपको टाइम पीरियड ज़रूर से पता होना चाहिए कि जहांगीर हैं वो कब इस समय जब अपने इनका टाइम पीरियड हुआ करता था। और नेक्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि जो पेंटिंग है, पेंटिंग अपना जो पीक है, जो जेनिथ है, उसको अचीव करती है जहांगीर के दौरान में। और ये यूपीएससी ने 2018 का जो प्रीलिम्स है उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया था कि इस रूलर के समय में जो पेंटिंग जो है वो अपने हाईएस्ट पीक के ऊपर में था मेडिवल हिस्ट्री के दौरान में। तो जहांगीर के समय हाईएस्ट पीक के ऊपर में ये था। नेक्स्ट आप देखिए कि सेंस एक बनी ठनी के बारे में भी क्वेश्चन था उस साल कि कौन सा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर की वजह से ये बनी ठनी पेंटिंग है वो जो हुआ करती है, कौन सा स्कूल से वो बिलोंग करती है? किशनगढ़ स्कूल ऑफ आर्किटेक्ट जो पेंटिंग का जो स्कूल है उससे वो बिलोंग करती है। सेंसस आप देखिए कि यहाँ पे एक पायलट बेसिस के ऊपर प्रोजेक्ट में 2 जो मोबाइल एप्लीकेशंस हैं उनको लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा किया गया लॉन्च? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया और सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, उनके द्वारा ये लॉन्च है वो हुआ है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया किस मिनिस्ट्री के अंडर में हुआ करते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में। अब ये टेस्ट क्यों यहाँ पे जो जो मोबाइल एप्लीकेशन है क्यों यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं कि एक पायलट बेसिस के ऊपर में जो सेल्फ एन्यूमरेशन का जो कॉन्सेप्ट है, जिसके थ्रू सेंसस का एक ड्राइव है उसको कंडक्ट है वो किया जा सकता है। तो अभी तक हमारी कंट्री के अंदर में आप देखिए कि इंडिपेंडेंस के बाद में एवरी 10 ईयर के बेसिस पे जो सेंसस हैं वो कंडक्ट हुए हैं और कंटिन्यूस ये प्रोसेस था। बट 2021 के समय में जब कोविड-19 का सिचुएशन होने की वजह से, लॉकडाउन होने की वजह से, उस समय सेंसस है वो नहीं कंडक्ट हुआ। जो अब कब कंडक्ट होगा? 2027 के समय में। और हमारी कंट्री का फर्स्ट डिजिटल ये सेंसस रहेगा, फर्स्ट डिजिटल ये सेंसस रहेगा। इसी वजह से आप देखिए कि एप्लीकेशंस को लॉन्च है वो किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं जिनको कि म्यांमार के साइबर स्कैम के अंदर में वो इन्वॉल्व थे, जो कि आप देखिए कि म्यांमार के उस साइबर स्कैम सेंटर के ऊपर में जब अटैक हुआ तो उसके बाद में वो कहाँ पे चले गए? थाईलैंड के ऊपर में। क्योंकि स्टूडेंट्स जो ये जो स्कैम सेंटर्स हैं वैसे एरिया में ऑब्जर्व करते हैं जहाँ पे अदर कंट्री का बॉर्डर हो, वहाँ पे अटैक हो तो अदर पार्ट के लिए वो चले जाया करते हैं। तो वहाँ से लोगों को लाया गया है। इंडियन अथॉरिटीज़ उनसे क्वेश्चन पूछेंगे कि कैसे वहाँ पे वर्क हुआ करता था, कैसे वो साइबर स्कैम्स के अंदर में इन्वॉल्व हुए। तो इस तरीके की जो क्वेश्चनिंग है वो यहाँ पे किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे दिल्ली के पर्सपेक्टिव से न्यूज़ हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट हैं। एक यहाँ पे
जो राइट टू वोट के रिगार्डिंग में जो 18 ईयर का एज है उसके बारे में ऑब्जर्व किया गया है बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा कि जस्ट आफ्टर द 18 ईयर के ऊपर में अगर आप वहाँ पे रजिस्टर करते हो तो अथॉरिटीज़ के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क रहेगा कि सभी लोगों को लिस्ट के अंदर में इंक्लूड किया जाए। यहाँ पे कोई पर्सन था जो कि अप्रैल मंथ के दौरान में 18 ईयर का होता है और जो इलेक्शन कमीशन का जो कट ऑफ डेट है वो 1 अक्टूबर को वो 18 ईयर्स है वो इंक्लूड है वो किया करते। राइट टू वोट जो है वो एक स्टैट्यूटरी राइट है। राइट टू वोटिंग जो है वो आपका आर्टिकल 19(1) के थ्रू आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंडर में है। तो ये यहाँ पे मेंशन है। 18 ईयर आपको पता होना चाहिए। 18 ईयर कब यहाँ पे इंट्रोड्यूस में आया? ये पहले 21 ईयर हुआ करता था मिनिमम एज इलेक्शन में वोटिंग करने का, जो कि 18 ईयर कर दिया गया 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1989 के समय। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो SIR के बारे में काफ़ी सारी न्यूज़ हैं जो एग्ज़ाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है। हम एग्ज़ाम से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं उनको ही यहाँ पे डिस्कस हैं वो करेंगे। एक पंजाब यूनिवर्सिटी के रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में भी है। आपको पता होना चाहिए कि हमारी कंट्री में जो इनिशियली पार्ट में जो यूनिवर्सिटी जो सेटअप हुई थी जो ब्रिटिश के द्वारा की गई थी वो मैक्सिमम यूनिवर्सिटी हुआ करती थी एग्ज़ाम कंडक्ट की रिगार्डिंग में। बट हमारी कंट्री में जो फर्स्ट टीचिंग के रिगार्डिंग में जो यूनिवर्सिटी जो सेटअप हुआ था वो पंजाब यूनिवर्सिटी ही था। अभी उसका जो गवर्निंग जो स्ट्रक्चर है उसको उसको यहाँ पे रिफॉर्म करने के रिगार्डिंग में चेंज करने के रिगार्डिंग में जो ये न्यूज़ था जिसकी वजह से जो डेलीगेशंस हैं उनके द्वारा मीट किया गया है कि कैसे उसको चेंज किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें 150 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं नेशनल सॉन्ग के। नेशनल सॉन्ग क्या है हमारा? वंदे मातरम। तो स्टूडेंट्स एक बार वंदे मातरम के बारे में बेसिक्स को रीड कर लेते हैं। अब देखिए वंदे मातरम यूपीएससी एग्जाम में कहाँ पे इम्पोर्टेंट है? जीएस पेपर 1 के अंदर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेशनल सॉन्ग है, नेशनल एंथम है, हमारे फ्रीडम मूवमेंट में क्या रोल प्ले किए हैं, इसको आप इवेल्युएट कीजिए, इसको आप डिस्कस कीजिए। क्योंकि आप देखिए कि वंदे मातरम है उसको यूज किया गया था एज ए एक सॉन्ग के रूप से जो कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स को यूनाइट करता है, स्पेशली जो बंगाल पार्टीशन का जो मूवमेंट है उस दौरान में। आपको कल्चर से रिलेटेड प्रीलिम्स के अंदर में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि किसके द्वारा इसको लिखा गया है। 1950 के समय में इसको हमारा नेशनल सॉन्ग के रूप से अडोप्ट है वो किया गया था। किसके रूप से अडोप्ट किया गया था? नेशनल सॉन्ग के रूप से। एंथम क्या है? जनगण मन है वो एंथम है हमारा। लिखा किसके द्वारा गया है? बंकिम चंद्र जो चटर्जी हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं उनके द्वारा ये लिखा गया है। और 7 नवंबर 1875 के समय ये एग्जिस्टेंस में आता है। उनका एक बुक था, उनका एक नोवेल था आनंद मठ, वहाँ पे इसको लिखा गया था। और संस्कृताइज जो बंगाली लैंग्वेज है उसके संस्कृत और बंगाली लैंग्वेज का जो मिक्सअप है उसके अंदर में इसको लिखा गया। फर्स्ट टाइम किस कांग्रेस सेशन के अंदर में इसको गाया गया? 1896 के समय कैलकाटा के वहाँ पे वो सेशन ऑर्गेनाइज हुआ था। कैलकाटा के वहाँ पे वो सेशन ऑर्गेनाइज हुआ जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर हैं इसको यूज करते हैं कांग्रेस सेशन के अंदर में। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे पता होना चाहिए इन्हें जो वंदे मातरम है उनके बारे में। तो अभी आप देखिए कि 150 ईयर्स कंप्लीट होने की वजह से इसको यहाँ पे नेशनल सॉन्ग के ऑब्जर्वेशन के बारे में है। 150 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं तो आपसे यूपीएससी है वो क्वेश्चंस है वो पूछ सकता है जब भी किसी इवेंट के 150 ईयर्स कंप्लीट हों, 200 ईयर्स कंप्लीट हों, या आप देखिए कि उसके 100 ईयर्स हैं वो कंप्लीट हों। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स रियल इस्टेट के बारे में हैं तो आप देखिए कि रेरा जो है वो हमने एग्जिस्टेंस में लाया था। रियल इस्टेट जो रेगुलेशन एक्ट था, रियल इस्टेट रेगुलेशन एक्ट के थ्रू वो यही था कि जो बिल्डर हैं जिनको जिनको लोग मनी दिया करते हैं तो वहाँ पे किस तरीके से किसी भी तरीके से मिसयूज ना हो, लोगों का जो पैसा है उसका मिसयूज है वो यहाँ पे ना हो। तो अब उसी के बारे में बताया गया है कैसे रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर में जो पैसा है जो प्राइस है वो इंक्रीज हुआ है, उस प्रोसेस का यहाँ पे मेंशन है। बट आपको एक्ट के बारे में पता होना चाहिए जो 2016 के समय में आया और उसका कंप्लीट वर्क यही था कि कोई भी मिसयूज है उसको रोका जा सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे एडिटोरियल्स के बारे में है। फर्स्ट एडिटोरियल जो है वो है सरोगेसी के रिगार्डिंग में। अब एग्जाम से रिलेटेड क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे जो कॉमर्शियल सरोगेसी है वो नहीं है। हमारे यहाँ पे
तो कॉमर्शियल सरोगेसी है वो नहीं है, एल्ट्रिस्टिक सरोगेसी है वो हुआ करती है। एल्ट्रिस्टिक सरोगेसी क्या है कि कोई नोन के अंदर में जो पर्सन है वो यहाँ पे सरोगेट मदर के रूप से कैरी आउट करे यहाँ पे। अब देखिए कि वन टाइम जो सरोगेट मदर है उसको अलाउ किया गया है, बट यहाँ पे अगर सेकंड टाइम भी कोई जो कपल है उनका इनफर्टिलिटी के रूप से वो आप देखिए कि रिकॉग्नाइज होता है और सेकंड टाइम भी वो सरोगेसी के थ्रू जो चिल्ड्रन है उसको चाहते हैं, तो उसी के बारे में यहाँ पे कंप्लीट डिस्कशन है वो हुआ है। अब इसको एक्सपेंसिव वे के अंदर में जो सरोगेसी लॉ को रीड किया गया है तो मोर जो ऑप्शंस हैं वो अवेलेबल आए हैं, मोर जो कपल्स को हेल्प करने के रिगार्डिंग में जो ऑप्शंस हैं वो एग्जिस्टेंस में आ सकते हैं। अभी तक जो है लॉज के अंदर में वन टाइम अलाउ है वो किया गया था, बट हमारे कंट्री के अंदर में क्या वन चाइल्ड पॉलिसी एग्जिस्ट करता है, वन चाइल्ड पॉलिसी है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इस वजह से इसके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो किए गए। नेक्स्ट अगर हम बात करें एडिटोरियल के बारे में तो फूड सप्लाई के पर्सपेक्टिव से है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अफोर्डेबल जो न्यूट्रिशनल जो डाइट है उसके बारे में डिस्कशन है वो किया गया कि कैसे यहाँ पे जो एमिशन है ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन है उसके अंदर में जो एमिशन लेवल हुआ करता है और कैसे जो पोल्यूशन एंड अदर फैक्टर्स हैं जो यहाँ पे रोल हैं वो प्ले करते हैं। इंडिया के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे मेंशन किया गया कि इंडिया के अंदर में आप देखिए कि जो कंप्लीट जो डाइट प्रोसेस है वो सीरियल बेस यहाँ पे डाइट हुआ करता है। सीरियल बेस है, मोर वेजिटेबल हैं, फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, इन सब का जो कंज्यूम है वो किया जाता है। अफोर्डेबल जो डाइट्स हैं उसको अगर हमें यहाँ पे प्रमोट करना है तो उसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि लोगों को अवेयर है वो भी करना होगा। रिसेंटली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी अब देखिए कि एक जो डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हुए कहा गया था, इंडिया को जो प्रेजेंट समय में जो ज़रूरत है वो अफोर्डेबिलिटी का नहीं है, उनको जो ज़रूरत है वो है न्यूट्रिशनल जो डाइट है वो प्रोवाइड हो, क्योंकि हमारा जो पोषण माह है उसका भी अल्टीमेट टारगेट यही है, पोषण जो इनिशिएटिव चलाए गए हैं न्यूट्रिशनल जो डाइट है उसका अवेलेबल रहे इंडियन सिटीजन्स को। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मेंटल हेल्थ के यूज के बारे में है, यहाँ पे गंगा आरती के बारे में मेंशन किया गया जो कि एग्जाम के पर्पज से नहीं इम्पोर्टेंट्स हैं। एग्जाम एक नॉमिनेशन प्रोसेस के भी बारे में है कि नॉमिनेशन प्रोसेस का जो सिस्टम है जिसको यहाँ पे इम्प्रूव करने का ज़रूरत है। क्यों इम्प्रूव करने का ज़रूरत है कि नॉमिनेशन प्रोसेस के अंदर में अगर आप सभी जो इन्फॉर्मेशन को जो इंक्लूड करते हो तो आपका नॉमिनेशन जो नॉमिनेशन पेपर है उसको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। बट आप देखिए कि अगर आप फेक यहाँ पे इंफॉर्मेशन देते हो, कोई इंफॉर्मेशन है जो आपसे रिलेटेड नहीं है, तो बाद में जब इलेक्शन कंडक्ट होगा उसके बाद में आपको यहाँ पे जो नॉमिनेशन प्रोसेस है उसका स्क्रूटनाइज होता है काफ़ी लेटर फेज में जो बट जो इलेक्शन प्रोसेस के दौरान में आपका जो नॉमिनेशन पेपर है वो रिजेक्ट नहीं हुआ करता है। जब भी नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट होता है तो टू यहाँ पे जो प्रोसेस है, एक तो आप देखिए कि किसी भी पर्सन का जो राइट टू कंटेस्ट है कि उसको इलेक्शन को कंटेस्ट करना है तो उसको ये वायलेट करता है। सेकंड आप देखिए कि यहाँ पे जो राइट टू कंटेस्ट के अलावा किसी पर्सन का जो राइट टू वोट है कि वो उन वोटर्स का फेवरेट यहाँ पे कैंडिडेट था, तो राइट टू वोट है उसका भी वायलेशन है वो बताया गया है। तो ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, समय के साथ में इसको रिफॉर्म करने के बारे में कहा गया कि इसको प्रॉपर वेरिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू रिफॉर्म है वो किया जा सके और किस इंफॉर्मेशन को यहाँ पे प्रोवाइड करना है किसको नहीं करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एग्ज़ाम से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं वो यहाँ पे ग्राउंड ऑफ अरेस्ट के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जब भी किसी पर्सन को अरेस्ट है वो किया जाए तो उसको उसका नॉन लैंग्वेज है उसके अंदर में उसके ग्राउंड्स हैं वो बताए जाएँ, जो उसका नॉन लैंग्वेज है उसके अंदर में उसको ग्राउंड्स बताने हैं कि इन ग्राउंड की बेसिस के ऊपर में आपको अरेस्ट है वो किया गया है। अरेस्ट पर्सन के रिगार्डिंग में जो राइट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के अंदर में है, क्या आर्टिकल 22 के अंडर में है अरेस्ट पर्सन को जो राइट्स हैं, ये आपको रीड करना है, आपका होमवर्क है। इंडियन नेवी के द्वारा एक सर्वे जो वेसल हैं INS स्कार्क जो हैं उनको यहाँ पे कमीशन है वो किया गया है, जो कि इंडियन ओशन रीजन में हमारा जो सर्वे कॉन्सेप्ट है उसको ये बूस्ट है वो करेगा। फिर आप देखिए कि एयरलाइन सेक्टर की रिगार्डिंग में है स्नूफिंग का जो सिचुएशन है उसको बताया गया जिसको कि एग्जामिन किया जाएगा हमारा जो DGCA हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन हैं उनके द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कैग के बारे में यहाँ पे एक न्यूज़ मेंशन है, कैग प्लान टू क्रिएट ए
न्यू कैडर फॉर द मोर सेंट्रलाइजेशन, कि मोर सेंट्रलाइजेशन हो सके, मोर यहाँ पे जो प्रॉपर वे के अंदर ऑडिट है वो किया जा सके, तो उसके रिगार्डिंग में नया जो कैडर है उसको क्रिएशन के रिगार्डिंग में प्लान है उसको कैरी आउट किया गया। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का जो आर्टिकल आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल 148 है। जो हमारा पब्लिक अकाउंट कमेटी होता है, पार्लियामेंट्री कमेटी है पब्लिक अकाउंट कमेटी, कैबिनेट कमेटी नहीं है, तो इस पार्लियामेंट्री कमेटी का जो फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड के रूप से जो कैग हैं वो वर्क किया करते हैं। कैग का भी कुछ लिमिटेशन है कि कैग यहाँ पे ओपिनियन है वो नहीं दे सकते, कैग के द्वारा सिर्फ एक पोस्टमार्टम बेसिस के ऊपर जो एग्जामिन है वो किया जाता है, पोस्टमार्टम बेसिस के ऊपर उनका एग्जामिनेशन है वो हुआ करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे फर्स्ट हम साइंस का पेज है उसको डिस्कस करेंगे। साइंस के पेज के ऊपर में एक तो अफगानिस्तान के ऊपर में आप देखिए कि अफगानिस्तान में जो वुमेन्स का जो सिचुएशन है उसके बारे में बताया गया कि लैक ऑफ स्किल वहाँ पे सपोर्ट होना, लैक ऑफ स्किल सपोर्ट होना वुमेन्स को, वो बेसिकली जो मैटरनल डेथ है उनकी राइजिंग सिचुएशन है उसको ये बूस्ट करता है कि उनका जो मोर जो डेथ है मैटरनल डेथ है वो ऑब्जर्व की गई हैं। वहाँ पे आप देखिए कि जो अफगानिस्तान में जो रूलिंग अभी जो पार्टी है या रूलिंग जो अथॉरिटीज़ हैं वो एंटी वुमेन काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स उनके द्वारा कैरी आउट किए गए हैं। मेंस्ट्रुएशनल जो लीव है उस पॉलिसी के बारे में यहाँ पे बताया गया कि ये प्रोग्रेसिव स्टेप है या सिंबॉलिक एक जेस्चर के रूप से जो कर्नाटका में एग्जिस्टेंस में आया है। तो कर्नाटका आप देखिए कि फर्स्ट स्टेप बना है, फर्स्ट स्टेट बना है जिन्होंने पेड प्रोसेस के ऊपर में मेंस्ट्रुएशनल जो लीव है वो 1 डे का प्रोवाइड किया है वुमेन एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे पर मंथ के बेसिस के ऊपर में। तो स्टूडेंट्स इसी के ऑब्जर्वेशन के बारे में है, जस्ट आपको ये पता होना चाहिए जिससे कि आप किसी अपने आंसर के अंदर में या कहीं पे आप इसको कोट है वो कर सकें। जैसे सपोज कीजिए कि वुमेन्स का जो वर्क फोर्स के रिगार्डिंग में कोई क्वेश्चन हो, तो वहाँ पे आप इस इनिशिएटिव को जो कोट है वो कर सकते हो आंसर के अंदर में। अब हम वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से जो न्यूज़ है उसको देखते हैं। ये इस तरीके से जो आज हमने पीडीएफ के थ्रू जो रीड किया है ये बेटर है या नहीं है, ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। अगर आप यहाँ पे हमारा ये न्यूज़पेपर है उसको रीड करते हो, इसको आप एनालिसिस को देखते हो। नेक्स्ट आप देखिए कि बांग्लादेश ने क्या किया है, बांग्लादेश ने विड्रोवल किया है हाफ ऑफ इट्स ट्रूप्स जो असिस्ट करते हैं सिविलियन अथॉरिटीज़ को। उनका जो ट्रूप्स हैं जो सिविलियन एरियाज़ के अंदर में प्रेजेंस था, सिविलियन अथॉरिटीज़ को जो सपोर्ट कर रहे थे, उनका विड्रोवल है वो हुआ है। फिलीपाइंस जहाँ पे आप देखिए कि मोर जो साइक्लोन्स हैं उनका इम्पैक्ट होता है। फिलीपाइंस का कैपिटल क्या है, मनीला उसका कैपिटल है। तो आप देखिए कि फिलीपाइंस के वहाँ पे फिर से जो टाइफून है उसके जो इम्पैक्ट के बारे में बताया गया और अब वो वियतनाम के लिए जाने वाला है इस आने वाले समय के अंदर में। क्या बे ऑफ बंगाल से एरिया शेयर करता है फिलीपाइंस? बे ऑफ बंगाल से नहीं शेयर करता है, बे ऑफ बंगाल में सिर्फ हमारा कंट्री है उसको, म्यांमार को और आप देखिए कि जो कुछ अदर कंट्रीज बांग्लादेश भी है उसको मोर इम्पैक्ट हुआ करता है, उसका भी जो जोग्राफिकल जो शेप है वो एक मेजर रीजन है बे ऑफ बंगाल का जहाँ पे मोर साइक्लोन्स हैं ओरिजिनेट करते हैं। फिलीपाइंस जो है वो साउथ चाइना सी जहाँ पे चाइना के साथ में भी इनका कन्फ्लिक्ट है वो हुआ करता है। नेक्स्ट आप देखिए कि फर्स्ट फीमेल स्पीकर हैं जो यूएस के हाउस का, उन्होंने रिटायरमेंट को अनाउंस किया है, तो ये यूएस का पॉलिटिक्स के बारे में है। और कजाकिस्तान के बारे में है, कजाकिस्तान अब्राहम जो अकॉर्ड है उसको ज्वाइन कर सकता है। अब्राहम अकॉर्ड क्या है कि जो मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं, मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं जो सेंट्रल एशिया के कंट्रीज हैं, तो इसराइल के साथ में जो रिलेशंस को इस्टेब्लिश करें, जिसमें यूनाइटेड अरब अमीरात है, यूएई है, उसने अपने रिलेशंस को इस्टेब्लिश किया था। और आप देखिए और भी काफ़ी सारे कंट्री अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को भी इस्टेब्लिश करने वाले थे, बट फिर उसके बाद में 7 अक्टूबर का इंसिडेंट होता है और इजराइल और हमास का कन्फ्लिक्ट होता है। नेक्स्ट आप देखिए अफगानिस्तान पाकिस्तान का जो ट्रेड ब्लेम है उसके बारे में है, क्रॉस बॉर्डर फाइटिंग को यहाँ पे मेंशन किया गया जो पिछले काफ़ी दिनों से न्यूज है। इजराइल ने जो इजिप्ट के साथ में बॉर्डर है उसको आप देखिए कि क्लोज मिलिट्री जोन के रूप से डिक्लेयर किया है। इजिप्ट के साथ में जो बॉर्डर है, कौन सा पेनिनसुला वहाँ पे इजिप्ट का शेयर होता है, साइनाई पेनिनसुला है, साइनाई पेनिनसुला एरिया है वो शेयर करता है। और यूएस ने फ्लाइट्स को कैंसिल किया है वहाँ पे शटडाउन की वजह से, एग्जाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है। यूएस सर्कुलेट ड्राफ्ट यूएन रिजोल्यूशन फॉर द गाजा प्लान, यूएस ने गाजा प्लान का जो ड्राफ्ट है उसको यहाँ पे सर्कुलेट किया। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आपका इस तरीके से जो डिस्कशन किया वो आपको किस तरीके से लगा है, या न्यूज़ को हम कट करके जो
रेगुलर डेज में किया करते हैं, वो आप बताना कमेंट सेक्शन के अंदर में। इन्फॉर्मेशन जो मिला है उसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए। और थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।